Hello everyone, welcome to my channel Glad Success. I hope you all are doing well. So, today I'll be covering the portions of Specific Relief Act 1963. बहुत ही सिंपल वर्ड्स में मैं एक्सप्लेन करूँगा और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के मैं पूरे एक्ट के सारे इम्पोर्टेंट सेक्शंस को कवर करूँगा. सो वो पार्ट बाई पार्ट में लेक्चर्स अपलोड करूँगा. सो बिफोर स्टार्टिंग ऑफ हम थोड़ा सा स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के बैकग्राउंड को पढ़ लेते हैं कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट आया कहाँ से. सो एक बहुत ही छोटा सा ब्रीफिंग अगर मैं दूं आप लोग को, तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का जो कंसेप्ट है वो इंग्लैंड के इक्विटी कोर्ट से आया था. होता क्या था कि कुछ केसेस ऐसे होते थे जिसमें कंपनसेशन वाज एन इनसफिशिएंट मैकेनिज्म. वो लोगों के सही प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं कर पा रहा था. सो द इक्विटी कोर्ट ऑफ इंग्लैंड केम अप विद द आइडिया ऑफ अ रिलीफ कॉल्ड स्पेसिफिक रिलीफ. और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट फिर बीच में उसके बाद भी कुछ कुछ हुआ था, लेकिन वो बताएंगे नहीं, उतना रेलेवेंट है नहीं. उसके बाद फिर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट आता है आपका 1963 में. तो स्पेसिफिक टर्म से ही आपको पता चल जाना चाहिए कि इट एम्स एट एन एग्जैक्ट फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्लिगेशन. ये हमारे कोई जनरल ऑब्लिगेशन को फुलफिल नहीं कर रहा है. इट इज फुलफिलिंग द एग्जैक्ट ऑब्लिगेशन दैट अ पार्टी वांट्स. सो इसके जो 1 to 4 जो हैं, जो सेक्शंस हैं, वो प्रिलिमिनरी सेक्शंस. तो उसको हम लोग आप खुद से भी पढ़ सकते हैं. तो हम लोग पार्ट 2 से स्टार्ट करते हैं. पार्ट 2 में आप लोग बेयर एक्ट भी उठा लीजिएगा. साथ में अगर आप प्रोविजंस को पढ़ोगे तो फिर वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा. अब सेक्शन 5 बोलता है रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक इमेबल प्रॉपर्टी. अब इसको स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा एग्जांपल दे देता हूँ आप लोग को कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट किन सिचुएशन में काम आता है, किन सिचुएशन में काम आता है. तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपने किसी स्कूल में अपना एडमिशन करवाया. आपने पैसे दिए और आपने स्कूल में अपना एडमिशन कराया और कुछ दिनों बाद स्कूल बिना रीज़न के आपको स्कूल से निकाल देता है. तो आप जाहिर सी बात है कि आप उस चीज़ को ऑब्जेक्ट करोगे. तो अगर इस केस में अगर मान लो आप स्कूल वाले से बोलते हो कि यार मेरे एडमिशन को आपने ऐसे क्यों कैंसिल किया, तो स्कूल वाला बोलेगा कि यार ऐसा है कि आप ये कुछ पैसे ले लो और मामले को रफा दफा करो. तो यहाँ पे आपको कंपनसेशन तो मिल रहा है स्कूल की तरफ से, बट डू यू थिंक कि दैट पर्टिकुलर कंपनसेशन वुड एड्रेस योर प्रॉब्लम, योर इशू? नहीं. इस चीज़ में आपको कंपनसेशन से लेना देना नहीं है. इस चीज़ में आपको चाहिए कि भैया आपको मुझे अपना एडमिशन वापस चाहिए. तो यहाँ पे कंपनसेशन इज नॉट योर एग्जैक्ट फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्लिगेशन, इज नॉट देयर एग्जैक्ट फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्लिगेशन. इसलिए आप स्पेसिफिकली बोलोगे कि भाई मुझे एडमिशन ही चाहिए. और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो फिर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट आपको रेमेडीज प्रोवाइड करता है कि आप क्या कर सकते हो इस सिचुएशन में. एक छोटा सा बैकग्राउंड है. तो सेक्शन 5 पढ़ते हैं. सेक्शन 5 बोलता है रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी. नाउ सेक्शन 5 सेज अ पर्सन इज entitled to the possession of specific immovable property may recover it in the manner provided by the code of civil procedure. तो अंडर सेक्शन 5
आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि सेक्शन 5 में हमेशा आपको बेटर टाइटल प्रूफ करना है। ओके, तो अगर मैं इस चीज़ को थोड़ा और सिंपली पुट करूँ तो अंडर सेक्शन 5 इट सेज कि एनी पर्सन हु इज द लॉफुल ओनर ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी कैन गेट पोजेशन ऑफ सच प्रॉपर्टी बाय ड्यू कोर्स ऑफ लॉ। और ड्यू कोर्स ऑफ लॉ क्या, आपको अपना ट्रू ओनरशिप दिखाना पड़ेगा। और इसमें भी मैं बता दूं कि दो तरह के पोजेशन होते हैं। एक तो आप अपना पोजीशन दिखा सकते हो अपना ट्रू ओनरशिप शो करके, दूसरा आप अपना पोजीशन दिखा सकते हो इमूवेबल प्रॉपर्टी का बाई पॉजेसिव टाइटल से। तो ठीक है, तो ये सेक्शन 5 हमारा ये बोलता है। अब सेक्शन 6 किस चीज़ का बात करता है, तो इसको हम एक सिचुएशन से समझते हैं। मान लीजिए आपका एक कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है, उसमें आप किसी का घर है, आपका घर है, आप उसके ट्रू ओनर हो और आपने उस घर को किराएदार को दिया हुआ है। अब नाउ लेट्स से कि अब आपको उस किराएदार को निकालना है, सो द प्रॉपर चैनल वुड बी फॉलोइंग द ड्यू कोर्स ऑफ लॉ। ठीक है, अगर आप उससे पूछते हो कि भाई आप निकल जाओ, आपका लेट्स से कि आपने कोई कुछ एग्रीमेंट किया है कि इतने टर्म तक वो रह सकता है, वो एग्रीमेंट पूरा हुआ, आप बोला कि भाई अब तुम निकल जाओ, तो वो अगर नहीं निकलता है और उस सिचुएशन में अगर आप फोर्सफुली अपने कुछ भाई लोग को या गुंडे लोग को बुला करके उसको निकलवा देते हो, तो जो वो किराएदार जो है ये सूट कोर्ट में फाइल कर देगा कि मुझे गलत तरीके से, इलीगल तरीके से इस पर्टिकुलर इमूवेबल प्रॉपर्टी से डिस्पोजेस कर दिया गया है। तो सेक्शन 6 इसी सिचुएशन को कवर करता है। सेक्शन 6 ये बोलता है कि अगर आप किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को जो एक किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी के पोजेशन में है, उसको आप अगर इलीगली तरीके से डिस्पोजेस करते हो, तो कोर्ट ये नहीं देखेगा कि उसके पास ट्रू ओनरशिप है कि नहीं। कोर्ट बस ये देखेगा कि क्या वो जो डिस्पोजेशन आपने करवाया था, वो जो वहाँ पे रह रहा था उसके कंसेंट के अगेंस्ट था, अगेंस्ट द ड्यू कोर्स ऑफ लॉ था कि नहीं था। अगर ये दोनों क्राइटेरिया फुलफिल होते हैं तो भले ही वो किराएदार उसका ट्रू ओनरशिप उस पर्टिकुलर इमूवेबल प्रॉपर्टी पे हो या ना हो, वो उसको रिलीफ देगा और उसको पोजेशन वापस कर देगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसा हो सकता है कि जो ट्रू ओनर है उसी के ही अगेंस्ट रिलीफ मिल रहा है, तो ऐसा नहीं है। इसके लिए हमको सेक्शन 6 का मेन ऑब्जेक्टिव पढ़ना पड़ेगा। तो सेक्शन 6 का मेन ऑब्जेक्टिव इज टू डिस्करेज forcible disposition which is based on the principle कि no one should be allowed to take law in his own hands। इस चीज़ को डिस्करेज करने के लिए सेक्शन 6 लाया गया है कि अगर आपको उस किराएदार को हटाना है तो वो आप ड्यू कोर्स ऑफ लॉ के चैनल से करो। लेकिन अगर आप इलीगली गुंडे बुलाते हो, बहुत बड़े भाई को बुलाते हो उसको निकालने के लिए, तो एक गलत तरीका है। And section 6 discourage such sort of things। ओके, तो एक ये चीज़ हो गया। और दूसरा केवियट एक जो सेक्शन 6 में आपको और देखना पड़ेगा वो ये है कि इसमें जो लिमिटेशन पीरियड है वो 6 मंथ्स का है। तो लेट्स से कि अगर आप किराएदार हो और आपको अगर सूट फाइल करनी है कोर्ट में, तो जो आपका लिमिटेशन पीरियड है वो 6 मंथ्स है फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्पोजिशन।
तो जैसे आपको मालिक अगर आपको उस घर से हटा देता है, तो आप एक सूट फाइल करोगे कोर्ट में जाके कि मुझे गलत तरीके से फोर्सफुली हटाया गया है। और वो अगर 6 मंथ्स के अंदर करते हो तो कोर्ट से आपको रिलीफ मिलेगा, और अगर 6 मंथ्स के बियॉन्ड करते हो तो फिर कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। और दूसरा चीज़ और, आपके दिमाग में फिर ये भी आ रहा होगा कि क्या फिर सारे लोग जिनके पास ट्रू ओनरशिप नहीं रहता है, लेट्स से आप किसी सर्वेंट को अपने घर में रखते हो, या किसी और थर्ड पर्सन को अपने घर में रखते हो, उसको बोलते हो कि भाई साहब मान लो कोई मेहमान आपके घर आया, फिर वो जा नहीं रहा है, तो आप बोलते हो कि अरे जाओ घर से, तो वो कहता है कि भाई नहीं जाऊंगा, आप फिर भी उसको निकलवा देते हो। तो क्या ये भी सिचुएशन इन सब में कवर होगा? भाई मेहमान तो बोल देगा कि ये मेरे अगेंस्ट कंसेंट था, और इस प्रॉपर्टी से तो मुझे हटा दिया, और बलपूर्वक हटाया, फोर्सफुली हटाया, तो मैं सूट फाइल कर दिया हूँ। उस आपके ही मेहमान ने सूट फाइल कर दिया अंडर सेक्शन 6। तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। पूछिए क्यों? क्यों कि सेक्शन 6 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जुरिडिकल पोजेशन के बारे में बात करता है। जुरिडिकल पोजेशन क्या होता है? वो पोजेशन जो वाया लीगली पोजेस किया गया हो, और मेहमान आ गए, सर्वेंट आपके घर में रह गए, रुक गए, वो तो एक तरह से एक ग्रेटिट्यूअस पोजेशन हो गया ना, तो वो एक अलग कंसेप्ट है। तो इन सब सिचुएशन पे सेक्शन 6 नहीं लगेगा। ऐसा नहीं है कि आप अपने मेहमान को धक्के मार के निकाल दिए तो इस डर से आप नहीं निकालो कि यार सेक्शन 6 में वो सूट फाइल कर देगा। तो सेक्शन 6 में मेनली कोर्ट ये चीज़ फिगर आउट करता है कि क्या जो डिस्पोजिशन हुआ है वो अगेंस्ट दी कंसेंट हुआ है, जो उस प्रॉपर्टी पे रह रहा था, उस इमूवेबल प्रॉपर्टी पे क्या इलीगल फोर्स यूज़ किया गया है। अगर हाँ तो रिलीफ मिलेगा, उसको तुरंत पोजीशन वापस कर दिया जाएगा। इवन जो ट्रू ओनर है उसको पोजीशन नहीं मिलेगा, बल्कि जिसको डिस्पोजेस किया गया है इलीगल तरीके से उसको पोजीशन मिलेगा। लेकिन तो आप सोचोगे कि इस केस में ट्रू ओनर क्या करे? भाई प्रॉपर्टी तो उसकी है, तो इस केस में उसको सेक्शन 5 के प्रोविजंस को फॉलो करना पड़ेगा। आप सेक्शन 5 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में अपना बेटर टाइटल प्रूफ करो कोर्ट में, ठीक है। और एक पॉइंट और जो सेक्शन 6 में मेंशन किया हुआ है कि इसमें अपील नहीं लाई करेगा फ्रॉम एनी ऑर्डर और डिग्री पास्ड इन एनी सूट इंस्टीट्यूटेड अंडर दिस सेक्शन, nor shall any review of any such order or decree be allowed। ठीक है। और 4 भी बोलता है कि नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बार एनी पर्सन फ्रॉम suing to establish his title to such property and to recover such possession thereof। ओके, सो वही चीज़ है। सेक्शन 6 ऐसा नहीं है कि वो रेस्ट्रिक्ट कर रहा है ट्रू ओनर को अपना टाइटल प्रूफ करने के लिए, बट वो बार नहीं किया गया। वो बार इसलिए नहीं किया गया कोई सेक्शन 5 आपके लिए है ना, ट्रू ओनर्स के लिए अपना ओनरशिप प्रूफ करने के लिए। तो ये था सेक्शन 5 और सेक्शन 6 का कॉन्सेप्ट, और मैंने बहुत ही ब्रीफली मैंने एक स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का बैकग्राउंड भी बता दिया है। अपने अगले वीडियोस में मैं कुछ बाकी इंपॉर्टेंट सेक्शंस को कवर करूँगा।